चलिए, नक्षत्र। देखिए, वैसे तो अपने आप में जो भी लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं वो नक्षत्र को जानते भी हैं, समझते भी हैं, मगर बहुत ज्यादा इसके बारे में जाना गया। बेसिकली नक्षत्र को जो है वो रिलेट कर दिया गया केपी एस्ट्रोलॉजी से। सिर्फ ये कि हाँ नक्षत्र होते हैं, उसके अंदर सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, तो वो बेसिकली नक्षत्र जो है वो ज्यादातर वहीं तक सीमित रह गया। जो एक्चुअल जो ब्यूटी है नक्षत्र की, नक्षत्र के नाम है, नक्षत्र से रिलेटेड नक्षत्र है। देखिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योतिष का। अब जैसे सूर्य जो है वो गवर्न करता है राशि चक्र को, और चंद्रमा जो है वो गवर्न करता है नक्षत्र चक्र को। मतलब सूर्य जो है एक महीने में एक राशि बदल देता है, चंद्रमा जो है वो एक दिन के अंदर में एक नक्षत्र बदलता है। मतलब अगर हम बात करें तो 27 नक्षत्र हैं, तो 27 दिन में 27 नक्षत्र जो है वो चंद्रमा बदल देता है। तो सूर्य जो राशि बदलता है या सूर्य जो इस बात में रिप्रेजेंट करता है, वो करता है एवरीथिंग मैनिफेस्टेड इन दिस वर्ल्ड। मतलब जो भी चीजों ने रूप लिया हुआ है उस चीज को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। और जितनी भी वास्तविक चीजें हैं, मतलब टेंजिबल एसेट्स कह लीजिए या कॉन्क्रीट थिंग्स हैं, उन चीजों को सूर्य बताता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा बताता है यहाँ पर आपके लिए मेंटल, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मेंटल इम्पल्सेस को बताता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी सूक्ष्म है, सब्टल जो सूक्ष्म चीजें हैं वो जो है यहाँ चंद्रमा से आती है, जो एक्चुअल में उतनी वास्तविक नहीं है। चंद्रमा जो क्योंकि मन का कारक है, मन के अंदर में जितनी भी थॉट्स आती हैं वो प्रॉपर वास्तविक रूप नहीं ले पाती हैं, मगर वो आती तो है सब्टल फॉर्म में, मतलब सूक्ष्म फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस बेसिकली है। यहाँ पर जो नक्षत्र है वो आपके लिए सूक्ष्म चीजें जो हैं उनके पढ़ने के बारे में, या मेंटल और साइकोलॉजिकल इम्पल्सेस, जो हमारे बहुत से जो दिनचर्या है या बहुत सी चीजें हैं, किसी के बारे में अगर सूक्ष्म जानकारी लेनी है। देखिए सूक्ष्म जानकारी क्या है, मतलब उसके मन से संबंधित है, उसके अंदर क्या है, उसके मन में क्या है, उसके अंदर में किस तरीके की एक्टिविटी, उन सब चीजों को जो है वो नक्षत्र बहुत ज्यादा बारीकी से बता देता है, जितना कि नॉर्मल राशि से या उन सब चीजों से हमें नहीं पता लगा। अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशन अलग अलग नक्षत्र में, उस नक्षत्र में बैठे हुए प्लैनेट्स के ऊपर में एस्पेक्ट है, उस नक्षत्र के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स के अंदर में किस किस तरीके की क्वालिटीज आएंगी, ये सारी चीजें। अब जैसे मैं एक छोटा सा, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर मगा नक्षत्र के बारे में मैं आज कुछ चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि सारी चीजें तो मुमकिन नहीं है क्लास के अंदर में। अब एक चीज देखिए, क्योंकि पूर्व पाप, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा मगा कहां से शुरू होता है। पूर्व पाप, पूर्व पुण्य और संचित कर्म। हमारी हिंदू माइथोलॉजी कह लीजिए या हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो है पूरी तरीके से कर्मा पे या पूर्व कर्मा पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है या उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब मान लीजिए सूर्य जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, सोल, फिफ्थ हाउस, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पांचवें भाव का मालिक भी है काल पुरुष की कुंडली का। ठीक है, अब इसके अंदर में हम अगर अपनी लाइफ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अन्नमय कोश को भी बताता है, अन्नमय कोश।
अन्य कोश का मतलब यह है अर्थ। अब 5 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर में। 5 एलिमेंट्स किस तरीके से, अर्थ जो है, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व जो है वो बताता है पास्ट लाइफ कर्मा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक नित्य कर्म है, एक अनित्य कर्म है। नित्य कर्म और अनित्य कर्म। तो जो नित्य कर्म है वो नॉन पेरिशेबल है, मतलब आप ये नहीं कि वो खत्म नहीं होता, एटर्नल है, ये नॉन पेरिशेबल है नित्य कर्म। अनित्य कर्म जो है वो पेरिशेबल है आफ्टर डेथ। ये आपकी मृत्यु के बाद में, किसी की भी मृत्यु के बाद में ये खत्म हो जाता है, पेरिशेबल है आफ्टर डेथ। अब ये जो है एक नए रूप में, एक नए वोम के रूप में जन्म लेता है। पेरिशेबल है, एक खत्म हुआ, दूसरे ने जन्म ले लिया। दूसरा एलिमेंट है वाटर। वाटर क्या है, फ्यूचर है, मेमोरी है, प्योरिफिकेशन है और सप्रेस्ड फीलिंग्स है। आज ये पंच तत्व के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि क्या क्या जो एलिमेंट है वो क्या क्या चीजें कर करता है। सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ पास्ट लाइफ, ये भी है। फायर जो है, फायर जो है कर्मा ऑफ पेरेंट्स। मणिपुर चक्र भी इससे रिप्रेजेंट होता है, मणिपुर चक्र। चक्र के बारे में भी बहुत जानकारी है स्पोर्ट्स के अंदर। एयर जो है वो हार्ट चक्र है, और स्पेस, स्पेस जो है वो थ्रोट चक्र है, जो कि नीलकंठ है, मतलब शिव जी का नीलकंठ जो है वो स्पेस है। ब्लू कलर एनर्जी, ब्लू कलर एनर्जी थ्रोट चक्र है। तो ऐसे में जो मदर है, माँ है, वो पहली गुरु है, फर्स्ट गुरु है। अब वो अपने बच्चे को स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, वहां से उस बच्चे की केयर करती है। जब वो बच्चा जो वूम में होता है वहां से केयर करता है। अब बच्चा जब जन्म लेता है, वो सबसे पहला जो पेन फील करता है वो करता है जब डॉक्टर उसको निकालता है, बच्चे को, उसको नया पेन देता है जब उसकी सांस आती है। मेड हिम टू क्राई, जब उस बच्चे को रुलाता है। तो ऐसे में मैं इनको, अब जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको मैं भाव से समझाने की कोशिश करता हूँ। 4th हाउस जो है वो वोम है, माता का गर्भ, ठीक है। 5th हाउस हम जानते हैं, बच्चे का जानते हैं, प्रोजनी, प्रोजनी। 8th हाउस स्लीप इन समाधि, मतलब जो माता को एक तरह से एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी भी बच्चे के जन्म के समय में, मगर वो पूरी तरह से अवेयरनेस में होती है, वो एक तरह से 8th हाउस है। 9th हाउस जो है वो गर्भनाल है। 9th हाउस जो है वो गर्भनाल है, उम्बिलिकल कोड जिसको बोलते हैं, कॉर्ड। और गुरु जो है वो प्राण है, लाइफ फोर्स। अब जो 5th हाउस हमने प्रोजनी का बनाया, 5th हाउस के अंदर में ये संचित कर्मा है। यहां से जो बच्चा आ रहा है वो संचित कर्मा लेकर के आ रहा है, संचित कर्म। अब ये जो लियो हाउस है, अब यहां से मैं आपका नक्षत्र का शुरू करने जा रहा हूं, मघा के बारे में।
जो लियो है, तो यहाँ पर लियो के अंदर में हमें 3 नक्षत्र मिलते हैं। मघा मिलता है, ठीक है, उत्तर पूर्व फाल्गुनी मिलता है और उत्तर फाल्गुनी मिलता है, जिसका इसके 4 पद मिलते हैं, इसके 4 मिलते हैं और इसका 1 मिलता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मघा से संबंधित है। टॉपिक मीन्स कि मैं आज जो चीजें बताने जा रहा हूँ मघा से संबंधित बताने जा रहा हूँ। ये 0 डिग्री से लेकर के लियो साइन के अंदर में, मतलब सिंह राशि के अंदर में 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है वो मघा नक्षत्र के 4 पद आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में 26 डिग्री 40 मिनट तक चला जाएगा, पूर्व फाल्गुनी चला जाएगा, और फिर 26-40 से लेकर के 30 डिग्री तक उत्तर फाल्गुनी का 1 पद आएगा, ठीक है। मघा जो है वो एक तरह से उग्र नक्षत्र है, उग्र है। ये एक समझ लीजिए पितृ जो है, हमारे जो पितृ हैं वो रूल करते हैं मघा नक्षत्र। अब यहाँ पर जो भी लोग इससे संबंधित हैं, मघा नक्षत्र से संबंधित है, या जो लोग इस स्टार में मघा नक्षत्र के अंदर पैदा होते हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपनी लाइनेज से, अपने पितरों से, अपने लाइनेज या अपने पितरों से जो है वो काफी गहरा संबंध होता है। जो लोग, ये मैंने आपको एक बताई है पीछे की जो बैकग्राउंड है कि ये किस वजह, क्योंकि संचित कर्मा से है, पितरों से संबंधित नक्षत्र है, तो अपनी लाइनेज से जो है उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। पितृपक्ष आप लोग जानते ही हैं, पितृपक्ष जो है एक तरह से फोर्टनाइट 15 दिन का जो एंसेस्टर का हम 16 ल्यूनर पीरियड का करते हैं। हिंदूज जो है वो अपने पितरों को उनकी ऑफरिंग जो भी होती है वो रहती है। तो ऐसे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर में आ जाती हैं। जेनरस होते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, अपने पितरों के प्रति उनकी रिस्पेक्ट देयर एंसेस्टर्स। तो ऐसे में ये सब चीजें क्वालिटीज मिलेंगी। उसके अलावा जो मघा नक्षत्र वाला होगा वो एक टॉलरेंट होगा, गुड स्पीकर होगा, एग्रेसिव नेचर का होगा, और एक तरह से पूजा पाठ के अंदर में होने वाला भी होता है। अपने एंसेस्टर्स के लिए जो भी यज्ञ है, जो भी चीजें हैं वो करने वाला भी होगा। पैसे के लिए इनके पास में गुड वेल्थ का योग भी बनता है। इनका जो भी मघा नक्षत्र में आते हैं उनके पास में नौकर चाकर गाड़ी का भी बनता है योग, और उनका अट्रैक्शन जो है वो वर्ल्डली प्लेजर्स की तरफ होता है। हार्ड वर्किंग भी होते हैं। तो ऐसे में मैंने बताया क्योंकि उग्र नक्षत्र है, मघा नक्षत्र जो है अपने 4 फादर से कनेक्टेड है, तो जो ये जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र से भी पूरी तरीके से कनेक्टेड है। मघा नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र से वेल कनेक्टेड है, क्योंकि भरणी नक्षत्र जो है वो यम द्वारा रूल किया जाता है। भरणी नक्षत्र रूल्ड बाय यम। तो ऐसे में जो यम है वो लॉर्ड ऑफ एंसेस्टर्स, वहां से इसका कनेक्शन जो है भरणी से भी अच्छा बनता है। ऐसे में ये लोग जो हैं सिर्फ और किसी से इंस्ट्रक्शंस लेना पसंद नहीं करते। ये लोग सिर्फ उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं जो भरणी नक्षत्र में पैदा हुए, तो ये उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं जो मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ये किंगली टाइप पीपल होते हैं। सूर्य की राशि है, उसके अंदर में मघा नक्षत्र पड़ता है, तो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। अगर मान लीजिए चंद्रमा, हालांकि जिसका भरणी मघा नक्षत्र है चंद्रमा उसका होगा ही उसके अंदर में, तो ऐसे में यहाँ पर जो भी चंद्रमा अगर मान लीजिए हैं, तो ऐसे में वर्शिपर ऑफ गॉड, अपने एंसेस्टर के प्रति पूरा का पूरा सम्मान मान, एंग्री भी हैं, जेनरस भी हैं, काइंड भी हैं, प्राउड हैं, एरोगेंट हैं, सोशलेबल है, इस सारी क्वालिटीज इसके अंदर में मिलेगी, ठीक है।
इसमें फीमेल नेटिव जो है वो रिलीजियस भी होगी, वेल्दी भी बनती है और लॉयल भी होगी, फीमेल नेटिव अगर मघा नक्षत्र में। सूर्य अगर मघा नक्षत्र में बैठा है तो ऐसे में लीडर के लिए लीडरशिप क्वालिटी दे देता है, ऑफिस है, ऑफिसर बनाने के भी सक्षम है, एंटरटेनर है, म्यूजिशियन है, ये सब सूर्य बैठने से देता है। ठीक है। लग्न, अगर किसी का लग्न जो है वो मघा नक्षत्र में है तो ऐसे में ये वाला भी जो नेटिव होगा भगवान का पूजा करने वाला होगा, एंसेस्टर्स का ऑनर करने वाला होगा, और कहीं ना कहीं सेक्सुअल टेम्पटेशन भी देता है अगर किसी का लग्न जो है वो मघा नक्षत्र में बैठा है। तो ऐसे में ये सारी की सारी, मैंने आपको बहुत छोटे से उसमें बताया है क्योंकि डिटेलिंग में डेमो क्लास में इतनी ज्यादा नहीं ले सकता। इसके अंदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं, इसके अंदर में अब मान लीजिए पहला पद में क्या होगा, दूसरे पद में क्या होगा, तीसरे पद में क्या होगा, चौथे पद में क्या होगा, हम लोग पदों में अलग अलग पद के अंदर में भी वो बता सकते हैं कि उसके फिर अगर मान लीजिए सूर्य बैठा है इस नक्षत्र के अंदर में और दूसरे बाकी प्लेनेट अगर उसे आस्पेक्ट करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, चंद्रमा बैठा है उसके ऊपर दूसरे प्लेनेट का एस्पेक्ट है तो प्रभाव क्या होगा। मतलब इस तरीके से हम सारे ही प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर में। अब मान लीजिए मंगल एस्पेक्ट कर रहा है मघा सूर्य को, मघा के अंदर में सूर्य बैठा है और मंगल उसे एस्पेक्ट करता है सपोज करिए, तो ऐसे में नेटिव जो है वो हार्ड वर्किंग होगा, उसकी रुचि जो है दूसरे की पत्नी की तरफ भी हो सकती है, डायनामिक होगा, फियर्स होगा, ये सारी चीज। जुपिटर अगर मान लीजिए मघा सूर्य को एस्पेक्ट करता है तो ऐसे में वो क्राफ्ट्समैन की क्वालिटी देगा, गार्डन के अंदर उसकी रुचि हो सकती है, पार्क में, वाटर टैंक्स में, तो ऐसे में एक्सीडिंगली स्ट्रांग भी होगा, तो हाईली इंटेलिजेंट होगा। तो ऐसे में अलग अलग प्लेनेट का, अलग अलग प्लेनेट जो बैठे हैं पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर में, उसके अंदर में उनके एस्पेक्ट्स का भी बहुत बड़ा। फिर अब मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड जो है मघा नक्षत्र में, तो वहां पर मदर जो है एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी बनाता है। अगर 10वां लॉर्ड जो है मकान में बैठ जाता है तो ऐसे में उसको लाइफ के अंदर में अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है। ठीक है। असेंडेंट या असेंडेंट का लॉर्ड मघा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे में सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहेगा हर वक्त। तो इस तरीके की चीजें, अगर मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड मघा नक्षत्र में तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर में उसकी अपने घर के प्रति, अपनी प्रॉपर्टी के प्रति बहुत ज्यादा अटेंशन होगी। छठा लॉर्ड बैठ जाता है मान लीजिए मघा नक्षत्र में, तो ऐसे में वो फिर वही ऐसी जॉब लेनी पसंद करेगा जिसके अंदर में वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहे। ऐसे नेटिव जो मघा नक्षत्र के हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें प्रेज करते हैं। चंद्रमा बैठता है, उन्हें बड़ी खुशी होती है जब लोग उनको प्रेज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नक्षत्र, मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें बताई हैं। अब हम इसके बाद में हम ये भी बात करने वाले हैं कि सूर्य अलग अलग नक्षत्र में बैठ करके क्या फल देगा, चंद्रमा अलग अलग नक्षत्र में बैठ करके क्या फल देगा। मतलब सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो डिफरेंट नक्षत्र में बैठ करके ये क्या क्या फल देने वाले हैं। जैसे सूर्य जो है कृत्तिका नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे में 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनसे डेंजर बना रहता है, हेड से रिलेटेड डिजीज होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, एरोगेंट होगा, और इस तरीके की क्वालिटी। अगर रोहिणी में बैठ जाए एंजाइटी ज्यादा होगी, एंशियसनेस ज्यादा होगी, ये सब चीजें आ सकती है। मृगशिरा में बैठ जाए सूर्य तो हैप्पीनेस है, फाइनेंशियल गेन्स है और राइज ऑफ स्टेटस है। तो ऐसे में आर्द्रा में है अगर सपोज करिए सूर्य तो बैड थॉट्स दे देगा। ठीक है। इनफेमी देगा, फॉल ऑफ पोजीशन दे देगा। पुनर्वसु के अंदर में अगर आ जाता है सूर्य तो वहां पर उसका फल आएगा कि उसकी रिस्पेक्ट होगी, शास्त्रों के प्रति जो है उसके अंदर में रिस्पेक्ट होगी।
ब्राह्मणों का आदर करेगा, गुरुओं का आदर करेगा, अपने अतिथियों का आदर करेगा, अगर किसी का सूर्य जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब ये जो है कुछ चीजें मैंने बताई हैं, बाकी उसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर में नक्षत्र की तो ये सारी की सारी डिटेलिंग आने वाली है, पूरे 27 नक्षत्रों के बारे में काफी डिटेल की चीजें आएंगी। उसके अलावा अब मैं कहता हूं कि आज जितनी भी चीजें, अब सपोज करिए अनलॉक पूर्व पुण्य, आपके जो पूर्व पुण्य किए गए हैं आप उन्हें अनलॉक कर सकते हैं, आपके पूर्व पुण्य अनलॉक हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5th हाउस जो है वो पूर्व पुण्य का है, ये हम अपने बीएनएल में भी बात करते हैं, पूर्व पुण्य से संबंधित जो है वो 5th हाउस है। तो ऐसे में यहाँ पर पूर्व पुण्य आप कैसे ये अनलॉक कर सकेंगे, इसके बारे में भी डिटेलिंग में बताया जाएगा कि आप ये 5th हाउस को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। कोई प्लेनेट बैठा है तो, कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो, ऐसे में 11th हाउस, ये 5th हाउस है, 11th हाउस जो है वो क्योंकि सामने से एस्पेक्ट है, इसके द्वारा जो है हम अनलॉक कर सकते हैं, जिसकी मैं काफी सारी चीजें आपको इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा एक कार्मिक बैगेज है, हम लोग जो है एक कार्मिक बैगेज कैरी करते हैं। ये कार्मिक बैगेज जो कि हमारी मैक्सिमम एनर्जी को ड्रेन आउट करता है, ड्रेन आवर एनर्जी। ये कार्मिक बैगेज क्या है? मोह है, माया है, लोभ है, जेलसी है, एंगर है और इंसल्ट है, हेटेड है, ये सब चीजें जो हैं। अब आप मान करके चलिए कि कभी भी इन चीजों से हम कैसे अपने आप को, क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ जो है हमारे पास में एक चाबी देती है जिससे कि हम अपने अनलॉक कर सकते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कर्मा और रीबर्थ से कंसर्न है, सारी चीजें एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर एक काफी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इन चीजों के बारे में। प्लैनेट्स इन 5th हाउस क्योंकि पूर्व पुण्य का वो है, उसके अंदर में उससे भी संबंधित है। अब इसके अंदर में एक टॉपिक और हमारा आएगा, पुण्य चक्र एनालिसिस। जिस वक्त में किसी भी इंसान की मृत्यु होती है उसके उस वक्त की जो चार्ट बनता है, उस वक्त उसके मान लीजिए असेंडेंट में कौन सा प्लेनेट है, तो अगर मान लीजिए 12th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, तो इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है कि उसको किस तरीके की मृत्यु उस वक्त में प्राप्त होती है, ये भी है। अब आज हमारा जुपिटर है, शनि है, राहु है, 3 प्लेनेट की बात करूंगा मैं। ये हमारी प्रेजेंट लाइफ के अंदर में किस किस तरीके से अपना कौन जुपिटर कौन से हाउस में बैठ करके हमारे पास, जैसे सपोज करिए जुपिटर असेंडेंट में ही बैठ जाता है किसी का, एक प्रेजेंट चार्ट D1 के अंदर जुपिटर असेंडेंट में बैठा है, तो ऐसे में ब्लेसिंग ऑफ एंसेस्टर है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर कोई मेलेफिक कंजक्ट कर जाता है उसके साथ में, तो फिर किसी ना किसी गुरु का श्राप भी है साथ में। 2nd हाउस में क्या है, 8th हाउस में क्या है, आज जुपिटर तीसरी बार बैठा है तो क्या करेगा। अब मान लीजिए जुपिटर किसी का तीसरे में बैठा है, तो ऐसे में ये बताया जाता है या ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई स्त्री को सताया गया पिछले जन्म के अंदर में, उस चीज का भी यहाँ पर कर्म पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसे सारे 12 के 12 भाव के बारे में शनि के लिए भी, राहु के लिए भी और जुपिटर के लिए बताया गया। यहाँ पर यह भी बताया गया कि क्या आज ह्यूमन बीइंग का गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। आज देखो ना, धर्मा है, धर्मा की परिभाषा क्या है, हम 4 उनकी बात करते हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इनकी परिभाषा क्या है
और हमारा इनकी तरफ गोल क्या बनता है, कौन कौन से साइंस जो हैं वो क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। फायर साइन क्या बताते हैं, आज आपके अर्दी साइंस क्या बताते हैं, एरी साइंस क्या बताते हैं, वाटरी साइंस क्या बताते हैं, और ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर हमारा जो चैप्टर है इसमें डिजीजेस से लेकर के बहुत ज्यादा है। डिजीजेस के बारे में हम ये कहते हैं रोल ऑफ पास्ट लाइफ, रोल ऑफ पास्ट लाइफ इन डिजीजेस। इसके बारे में काफी ज्यादा विस्तार में बताया गया है कि यहाँ पर जो भी हमारे पूर्व जन्म के अंदर में कर्म किए गए, इसकी वजह से जो डिजीज मिलती हैं वो किस किस वजह मिलती हैं। तो एस में प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स विच कॉजेज इम्बैलेंस इन आर ऑरा, इसमें ऑरा को भी मैंने बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है इस कोर्स के अंदर में, कि आज कोई भी प्लैनेट्स जो है वो हमारी ऑरा को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को डिजीजेज हैं और हम उनको किस तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। आज वात है, पित्त है, कफ है, ये किस किस तरीके से हमारे कौन कौन से हाउसेस जो हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वात को, पित्त को, कफ को, इन सब चीजों को कैसे कौन कौन से हाउसेस रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राइम कॉजेज ऑफ डिजीज, मतलब जो हमारे सिंस हैं, हमारे जो पाप कर्म हैं, वो हमारे प्राइम कॉज हैं डिजीज के बारे में। ठीक है, उसके बारे में फिर एक चैप्टर इसके अंदर में अनलॉक कार्मिक डेब्ट्स। आज जो हमारे कार्मिक डेब्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। कार्मिक डेब्ट्स क्या करते हैं, आज जो ये वाला जो एक्सिस है 5 और 11 का जो एक्सिस है, तो ऐसे में ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग अपने कार्मिक डेब्ट्स को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये है। फिर डिजीज के बारे में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड बता सकते हैं, इसमें फीमेल की इनफर्टिलिटी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम, और व्हाट माइट रिस्क द इनफर्टिलिटी उसके बारे में है, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में है। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्ड के बारे में। आपके किसी को पितृ दोष जिसको हम बोलते हैं कर्स ऑफ पित्रास, वो देख सकते हैं। किसी भी आईवीएफ के लिए, सरोगेसी के लिए क्या बेस्ट टाइमिंग हो सकते हैं, रेमेडीज हैं इसके अंदर में। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, स्लिप डिस्क के, सर्वाइकल, बैकबोन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रीदिंग ट्रबल, लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, गाउट, किडनी डिजीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट, तो सारी यूरिनरी इन्फेक्शन, लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीजें जो है डिजीज के बारे में क्या प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं और किस किस तरीके से ये इम्पैक्ट देते हैं, उन सब चीज को इंक्लूड किया है मैंने इस कोर्स के अंदर में। और उसके अलावा जो है हमारा D60 चार्ट, इसकी इंटरप्रिटेशन है इसको, क्योंकि देखिए क्या है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत लंबे। मैंने एक बड़ा ना, इसीलिए मैंने इसको इतना लंबा कोर्स जो बनाया है 30 से 35 क्लास का जो बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर में कंटेंट इतना है, क्योंकि उनको मैं ये नक्षत्र से मैंने इसको रिलेट किया है, चीजों को बहुत ज्यादा रिलेट किया है कि हम लोग इन सब चीज की इंटरप्रिटेशन उसके साथ में कैसे देख सकते हैं। आज D60 हमारे पास्ट लाइफ सिंस को भी बताता है, पास्ट लाइफ कर्मा को भी बताता है, कर्स एंड ब्लेसिंग्स को भी बताता है। तो ऐसे में कोई भी कॉम्बिनेशन जो D60 में बनते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के बारे में है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर में इंक्लूड है। और ऑरा को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स, जब मैंने कहा कि आज जितनी भी डिजीजेज हैं उनका कारण यही है कि हमारी ऑरा जो है वो उतनी ज्यादा सशक्त नहीं है, कहीं ना कहीं ऑरा में प्रॉब्लम है। तो उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी रेमेडीज बताई गई हैं कि हम अपनी ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो भी काफी डिटेलिंग में है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चीजें आपको कोर्स से संबंधित बताई है, एक बड़ा शॉर्ट में मैंने उस चीज को कोशिश करी है बताने की। बाकी ये है कि वो तो जो कोर्स करेंगे हम लोग, तो
उसके अंदर में तो इतनी क्लासेस हम लोग करने वाले हैं ही हैं। और मेरी कभी भी किसी कोर्स में जो मैं ये इतनी कहता हूँ, ये इससे ज्यादा भी हो जाती है, कम नहीं होती। ये मेरे सभी कोर्सेज में सभी जानते हैं। मैंने BNN शुरू किया था 30 से 35 पे, फिर 35 से 40 किया। अब 40 से पहले कोई भी खत्म नहीं होती क्लास मेरी। तो मैक्सिमम की तरफ ही चलती हैं क्लासेस। 90 मिनट्स की क्लास है, और मंडे और ट्यूसडे को इसकी क्लास होगी शाम को 7:30 बजे, 7:30 PM। ये टाइमिंग्स होगा मंडे एंड ट्यूसडे। इसकी जो कोर्स फी मैंने रखी है वो 16,500 रुपये है, जिसको मैंने इंस्टॉलमेंट की भी ऑप्शन दी है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। अगर 2 इंस्टॉलमेंट करनी है तो 8,500 अगर 3 करनी है तो 6,000 × 3। ये आप इंस्टॉलमेंट की ऑप्शंस भी ले सकते हैं। महीने में 8 क्लास होनी है। ये लगभग 4 से 4.5 महीने तक का कोर्स जाएगा। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में, अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं। श्रुति, आप बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? सर एक्चुअली माय नेम इज मानव, तो क्या का नाम है। तो थैंक्स सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मैं सर एक ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बोला कि सन जो है मगा नक्षत्र में है, तो इससे मगा का हमने सारा देख लिया, जो भी उसके ट्रेड्स हैं या वो सन को क्या दे। बट सर जैसे अब उसके चरण में अगर हम आगे और डेप्थ में जाते हैं, तो मान लीजिए कि सेकंड चरण में या थर्ड चरण में है, तो हम करेंगे ना पद की बात इसमें। अच्छा ही, तो वो बस थोड़ा सा सर वही जानना चाह रहा था कि उसको किस तरह से हम कोरिलेट करेंगे इस चीज को। आएगा, देखो क्या होता है मानव मानव इसमें ना। हाँ, इसमें हम सारी चीज नहीं अभी ले सकते हैं, बट ये हाँ जी, चीजें ना आपकी जो इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेरीज हैं सर, ये सॉल्व हो जाएंगी, ये पक्का है। ओके। और सेकंड ये था सर कि जैसे ट्रांजिट में भी फिर हम देख सकते हैं कि प्लैनेट्स अगर किस नक्षत्र में जैसे मूव। एक्टिवेशन ऑफ नक्षत्र, इसकी मैं एज बताऊंगा कि नक्षत्र जो है कौन कौन सी एज में एक्टिवेटेड होता है। ओके हाँ, ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। सुमति, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें नवतारा मंडल और वो सब भी आएंगे क्या? नहीं, नवतारा मंडल नहीं ले रहे हैं ना वो। इसको फिर हम बहुत ज्यादा नहीं खींच सकते कोर्स को ना। मैं इतनी चीजें बहुत ज्यादा दे रहा हूँ इसमें। अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ। नवतारा मंडल नहीं है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो इस कोर्स से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? पद्मा जी बताइए। I want to know on this D60 when you talk about Yeah. D60 without doing the BTR, that is rectification, will it be accurate? Yeah, of course. Now BTR is always required when we talk about Lagna, when we talk about these charts, and of course you are doing BNN. When we will But do BNN D150, actually we are not looking at no, of course, ascendant. now you will be learning BTR in BNN also. When we will be doing D150, we will be doing BTR before that. Okay, thanks. विजय जी, आप बताइए। सर इसमें नक्षत्र रेमेडीज पूरा डिटेल में कवर करेंगे? कुछ हाँ, रेमेडीज भी आएंगे जी। जी मणिपाल शर्मा जी बताइए, बोलिए, अनम्यूट करिए अपने। सर अष्टक सर्वाष्टक वर्ग भी आएगा इसमें? नहीं, सर्वाष्टक वर्ग नहीं है। वो अष्टक वर्ग का कोर्स हमारा हो चुका है। गुरुदत्त, आप बताइए। एक सेकंड जी, बोलिए गुरुदत्त, आपने हैंड नीचे कर लिया क्या? हाँ, बोलिए सर। सॉरी इफ आई एम आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी कवर होंगे सर? शादी, बच्चा? नहीं, नक्षत्र से टाइम है। हाँ, ये हम जो आपको बताएंगे एक्टिवेशन ऑफ एज, उसके अंदर में चीजें बताएंगे कौन कौन से नक्षत्र में जब वो एक्टिवेशन होगा तो क्या क्या चीजें दे सकता है। Means we cannot go to exact date and all that. Yes.
और किसी का कोई क्वेश्चन? और कोई कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ? नहीं, बोलो रंजीत। सर नक्षत्र का एस्पेक्ट के बारे में भी सिखाएंगे सर? हाँ, तो एस्पेक्ट की तो हमने आपने लेट ज्वाइन किया, हमने करी थी बात। हाँ, ओके सर। हाँ, वो है एस्पेक्ट। बोलिए दादा। बोल रहे सर एक्टिवेशन नक्षत्र का थोड़ा डेमो दे सकते हैं अभी? नहीं, डेमो क्या मतलब, देखो ना कौन सी एज के अंदर में कौन सा नक्षत्र एक्टिवेटेड होता है, ये सब चीजें आएंगी ना कोर्स में। ओके, थैंक यू। और वो एक्टिवेशन के वक्त में क्या चीज देगा उस पर बारे में बात आएगी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए। तो हम लोग ये एक बड़ी शॉर्ट सी डेमो क्लास ओवर कर रहे हैं। फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो मुझे पर्सनल इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। फिर भी कोई चीज कोई, हाँ बोलिए शर्मा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को पूछने से। मैं सर ये पूछ रहा था, जैसे हमने पास्ट लाइफ में कोई कर्म किए हैं जी, तो उसमें अब उसका जो है चैलेंज आएगा। क्या जाएगा? चैलेंज आएगा, हाँ तो क्या उसकी रेमेडी भी होगी? हाँ, मैंने बताया ना, कुछ जहाँ जहाँ रेमेडीज हैं वहां वहां है। अच्छा जी, हाँ, तो यही पूछना चाह रहा था। क्योंकि मान लो कोई ऐसा कर्म किया हो, कोई बीमारी लग गई हो, तो फिर तो उसको देखो ना, बीमारियों की रेमेडीज नहीं, मगर क्या किस वजह से आ रही है, कौन सा हाँ कर्म आपका एक्टिवेटेड। मैंने बताया ना, आप अपने पुण्य कर्मों को अनलॉक कर सकते हैं। आपने कर्म तो किए में पुण्य, मगर वो अनलॉक नहीं हो रहे, तो वो आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं जी, ठीक, ओके। हाँ, और बाकी तो जो चीजें आएंगी ना काफी डिटेल में है, क्योंकि सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट ये मेरे अपने हिसाब से तो मैंने जो एक कोर्स तैयार किया है वो एक बड़ा एक्सेप्शनल सा कोर्स है। मैं भी इनफैक्ट ये कर तो मैं भी पहली बार ही रहा हूँ। ये मैंने ये कोर्स पहले किया नहीं है कभी, मतलब करवाया नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम चीजें मैं इसमें आपको बता सकूं, क्योंकि मेरा इसमें जोर जो है, देखिए मेरी किसी भी बीएनएन की क्लासेस में भी मैं पूर्व जन्म से संबंधित या जो ये जन्म मिला है, इस जन्म के अंदर में हमारा मकसद क्या है, क्यों तो हम आए हैं, क्या हमें करना चाहिए, किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। वी शुड नो कि आज देखे ना, आज अब जब तक हमें पता नहीं है हम ठीक कैसे करेंगे। आज सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि भाई चलो, जो एक नॉर्मल टेंडेंसी बनी हुई है कि आप सोचते हैं रेमेडीज कर ली और काम हो गया, नहीं, आप उसको जड़ से खत्म करना नहीं चाहते कि बेसिकली वो आ कहाँ से रहा है। आप अगर एक बार जड़ से खत्म कर दोगे तो वो चीजें दोबारा दोबारा पैदा नहीं होती। हाँ, वही पूछना चाह रहा था जी। आपको मालूम होना चाहिए कि आज मेरे साथ तकलीफ आ रही है तो वो आ क्यों रही है, पहले वो तो पता करो। आज वो पता करेंगे तो फिर आप उसका समाधान कर पाएंगे। जब वही नहीं पता होगा तो समाधान कैसे करेंगे आप? ठीक है, ठीक है यही ना? बात, बस समाधान की बात ये पूछ रहा था। हाँ, तो बेसिक चीज क्या है, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से करना चाहते हैं कि बस हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, बस कुछ आज है कि चलो भाई ठीक है करा, और फिर उसके बाद दोबारा से चीज खड़ी हो जाती है। जो कि तुम आज मेरे ख्याल से आप लोग भी काफी ज्यादा मैच्योर्ड है, आप लोग सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, और बहुत से लोग हैं रेमेडीज करते आ रहे होंगे करते आ रहे होंगे। क्या होता है, आप क्या सोचते हैं उससे कर्म कट जाते हैं? नहीं कटते। आप ऊपरी तौर पर एक परमानेंट रिलीफ नहीं चाहते हैं, एक छोटा सा रिलीफ का पीरियड मिल जाता है, फिर वो चीजें बदल जाती हैं, वो दूसरी कोई नई फॉर्म लेकर के दोबारा से पैदा हो जाती है।
फिर हम उसके साथ लड़ते हैं, फिर उसकी रेमेडीज खोजने निकल पड़ते हैं। तो बेसिक चीज जो मेरा पर्पस इस कोर्स का है, नक्षत्र तो है ही है, नक्षत्र की बहुत डिटेलिंग है, उसके अलावा मैं उन सब चीजों को बताना चाहता हूं कि आप कैसे आपके पास आ रही हैं और आपको उसको कैसे ठीक करना है। वो हाँ, मेरा ठीक, ये बेसिक पर्पस इस कोर्स का यही है, और कोई पर्पस बिल्कुल ये यही पूछना चाह रहा था जी। यही पर्पस है इस कोर्स का। और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, कहना चाह रहा है इस कोर्स से संबंधित या किसी और बात से संबंधित, तो बोल सकते हैं। मैंने सभी को अनुरोध किया हुआ है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते। बोलिए कृति। सर, इससे हम अपने कार्मिक प्लैनेट्स पता कर सकते हैं क्या? हाँ, तो वही ना, आपको मालूम तो होगा ना, ये सारी चीजें मैंने बताया ना। ये कोर्स मेजरली नक्षत्र तो है ही है, मगर मैंने उनको रिलेट किया है उन सब चीजों से जो हमारी पास्ट लाइफ से संबंधित है। ये हाँ, मतलब आपको अगर ये अपने कोर्स करते हैं, आपको दिखता है, तो यू विल नो वेरी वेल अबाउट ऑल योर कार्मिक डेब्ट्स। आप किस तरीके से चीजें आपको कहाँ से हॉन्ट कर रही है, यू विल बी नोइंग। यू बीइंग ऑल बीइंग एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसा तो नहीं है कि आप इन चीजों में विश्वास नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ चीजें आ कहाँ से रही है। अब नहीं है तो फिर तो ऊपर ऊपर से हम लोग करते रहते हैं चीजें ठीक। अब उनके किसी हद तक तो रिजल्ट कभी कभी तो मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। एक जगह से नहीं मिलते, दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से नहीं मिलते, तीसरी जगह चले जाते हैं, यही करते रहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जिसका भी इंटरेस्ट बनता है मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस जो है होपफुली 2 तारीख से ही शुरू होंगी, अभी तक तो प्लान यही है। बाय चांस कोई आगे पीछे होता है तो मैं मैसेज करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। एक छोटी सर मैं पूछना चाह रहा था कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू सर इसमें प्रोफेशन देख सकते हैं सर नक्षत्र? आएंगे, Profession देखो के पास- चीजें सर, आती आ रही हैं। अब मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बता सकता, किसी आपको इतनी डिटेलिंग मिल जाएगी कि आप ना देखिए, आप लोग जो बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो नक्षत्र से प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, आप केपी को ला रहे हैं बीच में। जी सर, केपी से ही देखना पड़ता है सर, एक्चुअली हाँ, क्वेश्चन बहुत मैं अराइज वही होते हैं चीज सर। बता रहा हूँ, मैं आपको वो देना चाह रहा हूँ जो केपी है या कोई और जो भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो नहीं दे रही, मैं वो दे रहा हूँ। ये तो आप नॉर्मली कर ही रहे हैं, केपी कर रहे हैं, बीएनएन कर रहे हैं, पराशरी कर रहे हैं, ये तो सब आप पढ़ ही रहे हैं। प्रोफेशन जैसे देखना, नक्षत्र आपको मैंने बताया ना, वो आपके मन की स्थिति बताता है। मैंने शुरू में कहा, आपके बारे में बताता है, आपको उससे क्या मिल रहा है वो बताता है। आज नक्षत्र ये कैसे बताएगा कि आपको प्रोफेशन कहाँ है? हाँ, ये बता सकता है कि आपका कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठ के आपको किस प्रोफेशन के लिए बता सकता है, वो बता सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये कोर्स करने के बाद क्या हम अपनी रेमेडीज या किसी के लिए भी नक्षत्र से रिलेटेड रेमेडीज खुद डिजाइन कर बिल्कुल, आप हाँ, आप जब उसके पूर्व कर्म है, ये कर्म है, वो कर्म, उससे नक्षत्र से रिलेटेड चीजों को आप वहां पर आप सही कर सकते हैं उसमें, ये जरूर है। आज कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सर कौन से डेज हैं कोर्स के? मंडे? रेक्टिफाई करने के साथ ही मतलब वी विल बी एबल टू डिजाइन द रेमेडीज। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना मैं, सेल्फ मेड रेमेडीज होंगी, कोई बनी बनाई रेमेडीज नहीं होंगी। जी, थैंक यू सर। सर कौन से डेज हैं? मंडे एंड ट्यूसडे मैम, 7:30 बजे थैंक यू शाम को। मिलते हैं फिर कभी किसी और डेमो में। सर नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।